तो चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लास्ट 30 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन यूपीएससी प्रीलिम्स, हम उन सबको डिस्कस, एनालाइज और साथ ही एक विजन उनके थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो हमें हमारी नेक्स्ट प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है इसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये चीज़ क्लियर होती है कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर हो चुका है पूरी अच्छी तरीके से, आपको चीज़ें आ रही हैं और साथ ही ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप प्रीलिम्स में बैठने के लिए तैयार हो या नहीं। इसी के साथ साथ आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के पढ़ने का तरीका समझ में आता है और न सिर्फ पढ़ने का तरीका समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि किस चीज़ को किस तरीके से और कितना डीप डाउन जाके आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है और न ही कभी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक वाइज एनालिसिस को ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे आज का पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स। शुरू करेंगे हम आगे से पीछे की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन को पढ़ो, 1 मिनट रोको और वीडियो को और क्वेश्चन को पढ़ो। In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights? वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लेके आए जिसमें हमने जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस जो थी उसको ओवरकम किया रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। जैसे ही एक सीरियस एस्पिरेंट इन तरीके के क्वेश्चंस को देखता है, उसका दिमाग सबसे पहले ये चलना चाहिए कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। जवाब है हाँ। फिर उसको दूसरा थॉट आना चाहिए कि अगर पूछा जा चुका है तो कहाँ पूछा जा चुका है और ये किस संदर्भ में आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे एक सीरियस एस्पिरेंट इन दो ऑप्शंस पे जाके अटक जाएगा। अब उसे लगेगा कि या तो आंसर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या फिर आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट ये बात जानता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब वो जमींदारी अबॉलिशन लॉज से रिलेटेड है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इमरजेंसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। और इन दोनों में ही जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसको ओवरकम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। ये बात हम में से हर कोई जानता है। जिसने भी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ा है उसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में न पढ़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसने भी 9th स्केड्यूल के बारे में पढ़ा है, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा है, क्योंकि 9th स्केड्यूल यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है, उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को न पढ़ा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें समझ में क्या आया कि दो ऑप्शन तो बिल्कुल हटेंगे, एक सीरियस एस्पिरेंट इनको देखते ही नकार देगा। अब आता है मुद्दा इन दोनों ऑप्शंस का। अब जैसे ही वो सीरियस एस्पिरेंट एक बार थॉट देगा अपने दिमाग में एग्जाम हॉल में बैठ के कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो मैं 3 बार सॉल्व कर चुका हूँ। मैंने प्रीलिम्स 2003 का क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया था और प्रीलिम्स 2018 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जहाँ पे हर जगह एक ही बात कही गई थी और वो ये थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इससे जुड़ा हुआ 9th स्केड्यूल। तो अगर मैं एक सीरियस एस्पिरेंट हूं और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से किया हुआ है, तो मैं यहां पे 42nd को हटा के अपनी समझ बूझ से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मार्क करके आ जाऊंगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि कितने हलवे क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है, ढंग से एनालाइज किया है, और कितने टफ क्वेश्चन बन सकते हैं वही इजी क्वेश्चन एक उस एस्पिरेंट के लिए जिसने इन सब चीज़ों को बेफिजूल समझा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रीलिम्स 2003 में साफ तौर पे उन्होंने पूछा हुआ है कि 9th स्केड्यूल हमारे भारतीय संविधान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। जवाब है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसी क्वेश्चन को घुमा के उन्होंने प्रीलिम्स 2019 में ये पूछ लिया
कि भैया ये जो 9th शेड्यूल है ये किसकी प्रधानमंत्री के काल में इसे पास किया गया था, अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप दिस पर्टिकुलर शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये बात व्यक्ति जानता है कि जब 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो पहले प्रधानमंत्री ने ही पास करवा दिया होगा ना, तो जवाब क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस। ये कोई पढ़ के थोड़ी जाता है, कॉमन सेंस है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे बताओ कि कॉमन सेंस क्या बोलेगा? किसका टर्म पीरियड लगा के आओगे? गांधी जी, महात्मा गांधी जी का, या इंदिरा गांधी जी का, या लाल बहादुर शास्त्री का? कॉमन सेंस बोलता है, कॉमन सेंस। ठीक है। प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन देखो, वो फिर से 9th शेड्यूल की आपसे बात कर रहा है। तो यहां पे साफ तौर पे हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका आंसर निकलता। खैर, सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। बात यह है कि हमने 9th शेड्यूल के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा इलेबोरेटली पढ़ा हुआ है। ये बात हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट को क्यों फोर्सफुली इसे इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, क्योंकि हम जमींदारी सिस्टम को जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा था उसे अबॉलिश करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इसको हटाने के लिए हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेके आए, फिर 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करा। ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूं कि पॉलिटी मॉड्यूल को खोलो और इस पूरे 9th शेड्यूल के टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग पढ़ो, क्योंकि जितना ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊं तो यहाँ पे आप प्रीलिम्स 2005 और मेंस 2016 का अगर क्वेश्चन देखोगे तो वो भी इसी टॉपिक से आया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात ही नहीं पता है। ठीक है। चीज़ें यहीं से निकलेंगी, बस आपको इन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है, और आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एंड सो द आंसर वुड बी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ। साफ तौर पे क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है ये रिट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, और मुझे यहाँ पे दो तरीके की रिट्स भी दिख रही है, एक मैंडेमस और एक क्यो वारंटो। हम सब ने पढ़ी हुई है, हैबियस कॉर्पस पढ़ी है, मैंडेमस पढ़ी है, प्रोहिबिशन पढ़ी है, सर्टियोरारी पढ़ी है, क्यो वारंटो पढ़ी है, सब ने पढ़ी हुई है। ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या बोल रहा है। देखो, एक बहुत ही बेसिक सी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैंडेमस की जगह में हेबियस कॉर्पस लिखता या एग्जामिनर हेबियस कॉर्पस लिखता, वो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये पूछता जैसे कि टू हैव द बॉडी ऑफ में कि ये पब्लिक के अगेंस्ट लगेगी, ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट, इस तरीके क्वेश्चन ही बनते हैं, है ना। एक सीरियस एस्पिरेंट इस बात को जानता है। तो अगर वो सीरियस एस्पिरेंट है तो वो ये बात जानता है कि मुझे रिट्स को किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन के आंसर तो मैं बता ही दूंगा, यहाँ लिखे भी हुए हैं। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आंसर रटवा दूं। मैं आपको आपका विजन क्लियर करके बता रहा हूं कि मैंडेमस रिट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप क्यो वारंटो के बारे में पढ़ रहे हो, आप हेबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे नेक्स्ट ईयर मुझे ये नहीं पता है। हो सकता है वो हेबियस कॉर्पस पे पूछे, हो सकता है सर्टियोरारी पे पूछे, बट वो क्वेश्चन का तरीका क्या होगा ये मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं, और हर कोई बता सकता है जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज किया है। आप खुद भी सोच सकते हो, इसमें कोई पीएचडी नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंडेमस जो है वो नहीं लगेगा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, मगर लग भी सकता है अगर उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कोई पब्लिक ड्यूटी दी गई है। मतलब जैसे मान लो कि मैं एक ऐसी संस्था हूं जो कचरा उठाने का काम करती है, प्राइवेट, सरकार ने मेरे को टेंडर दे दिया कि कचरा तुमको उठाना है, तो मैं एक तरीके से सरकारी मुलाजिम हो गया कुछ टाइम के लिए, तो क्या ये रेट मुझ पर लगेगी? ये बोलना चाह रहा है वो। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तब तो नहीं लगेगी, मगर कोई पब्लिक ड्यूटी उसको दी हुई है तो उस पर रेट लग जाएगी। फिर देखो मैंडेमस क्या बोल रहा है, मैंडेमस बोल रहा है कि ये किसी भी कंपनी पे नहीं लगेगी इवन दो वो गवर्नमेंट कंपनी हो।
किसी पे भी मैंडेमस नहीं लगेगी कंपनी पे। अब अगर आपने मैंडेमस पढ़ी है तो हम ये बात जानते हैं कि मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड होता है। इस कमांड में कौन कमांड देता है, इसी कमांड को इशू कौन करता है, कोर्ट इशू करता है, राइट। और किसको इशू की जाती है, टू द पब्लिक ऑफिशियल, है ना। क्यों, कि बेटा अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो जो कि तुम फेल हो चुके हो परफॉर्म करने में। क्लियर। तो क्या किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू हो सकती है क्या मैंडेमस, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। मगर वहीं क्या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकती है, जवाब है नहीं, है ना। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं होगी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होगी। मगर प्राइवेट को अगर पब्लिक ड्यूटी दे दी तो वो भी एक तरीके से पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, राइट। तो इसके अगेंस्ट भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ो, ये बोल रहा है कि मैंडेमस जो है ये किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं लगेगी, किसी भी, भले ही वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो। अरे भैया इसमें तो बात ही चल रही ना गवर्नमेंट की, बात ही चल रही है पब्लिक बॉडी की, ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, हटाओ इसको। अभी रुको, आपने एक चीज मिस कर दी, आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। आप लोगों ने क्या ये सोचा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हुए कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये दोनों साथ में कभी सही हो ही नहीं सकते। सोच के देखो, दिमाग पे जोर डालो, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये किसी भी प्राइवेट संस्था के अगेंस्ट नहीं लगेगी, मगर लग सकती है अगर उस पर पब्लिक ड्यूटी दी हुई है तो। और दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट लगेगी ही नहीं, भले ही वो गवर्नमेंट कंपनी क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में सही हो ही नहीं सकते। आंसर 1 एंड 2, 1 2 3 ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं मैंडेमस रिट को भूल गया हूं एग्जाम में बैठे बैठे, गलती से हो सकता है, तब भी मैं सीरियस एस्पिरेंट अगर हूं, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, मैंने होश नहीं खोया वहां पे कि क्वेश्चन टफ आ गया मैं भूल गया, तो भी मैं ये बात ऑप्शन देख के समझ पा रहा हूं कि भैया ये दोनों ऑप्शन साथ में सही हो ही नहीं सकते। जब ऑप्शन साथ में सही हो ही नहीं सकते तो ए और डी को पहले ही हटा दूंगा मैं। तो मुझे ये पता है कि आंसर तो इन दोनों में से ही है। अब बस सवाल ये है कि 1 सही लगाऊं या 2 सही लगाऊं। और अगर मैंडेमस का मतलब भी समझ में आ गया किसी को, या याद आ गया वी कमांड और पब्लिक ऑफिशियल याद आ गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि 1 सही है। और इसको हटा के मैं इस ऑप्शन को मार्क कर दूंगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि कॉमन सेंस प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड प्लस अ स्लाइट नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मैंडेमस will help you to solve this question without knowing this particular writ, that is क्यो वारंटो। मुझे नहीं पता क्यो वारंटो क्या है, तब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूं। खैर, क्यो वारंटो क्या होता है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यो वारंटो। हम सब जानते हैं कि ये सही है, क्यो वारंटो सबसे आसान रिट है क्योंकि, ठीक है। अब हमने इसे किस तरीके से पढ़ा था, आइए एक बार जल्दी देख लेते हैं। तो हमने इसको बड़े ही सिंपल मैनर में पढ़ा हुआ है। मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली इस तरीके से माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ाया ही इसीलिए है ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग जो है ना वो इन शब्दों को याद ना करे बल्कि इन इमेजेस को याद करे। मैं जानता हूं कि इसकी नब्ज क्या है, मैं जानता हूं कि यूपीएससी आप लोगों से क्या चाहता है, और मैं इसीलिए दावे से ठोक के बोल सकता हूं कि अगर आपने इस 5 रिट्स को इन इमेजेस के थ्रू अगर पढ़ा है, न कि इन शब्दों के थ्रू, आपसे दुनिया का कोई क्वेश्चन न हिले रिट्स के रिस्पेक्ट में, ये मैं मान नहीं सकता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने मैंडेमस के बारे में देखा। सिर्फ आप इस इमेज को ध्यान रखो, सिर्फ इस इमेज को, कि कोई ऑर्डर कर रहा है इस पुलिस वाले को, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि कोई किसी पुलिस या पब्लिक ऑफिशियल को कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, बस कोई मतलब नहीं वी कमांड कौन किसको क्या डायरेक्ट कर रहा है, खत्म, पूरी चीज खत्म, ठीक है। ये होता है तरीका पढ़ने का, क्यो वारंटो।
सिर्फ इस इमेज को याद रखो कि कोई बड़ी चीज, बड़ी अथॉरिटी किसी को कुछ बोल रही है, राइट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, बैठा कैसे तो चुपचाप, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर आपने इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होती तो आप खुद देख पा रहे हो ये चीज मेरे बिना बताए कि आप कैसे इसे बहुत इजीली सॉल्व कर पाते। तो आज आप सभी का होमवर्क है कि जिस तरीके से मैंने आपको इन रिट्स को पढ़ाया है उसको जाके रिवाइज करो। इस पीडीएफ को आपने अपने वॉल पे जरूर पेस्ट कर लिया होगा अभी तक, मैं आपसे ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी। यार फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, 9th स्केड्यूल हो या 300A हो, ये हर चीज राइट टू प्रॉपर्टी से खेल रही है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे राइट टू प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि राइट टू प्रॉपर्टी कब फंडामेंटल राइट था, कब फंडामेंटल राइट से हटा के उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, 300A में जोड़ा गया। ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। अब आप में से कौन नहीं जानता कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास आपकी जमीन की रजिस्ट्री होती है तो आप लीगल केस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? बिल्कुल कर पाते हो। तो यहां पे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं दिख रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? देखो, तो क्या करोगे यहां पे, किस चीज को लगाओगे? सोच के देखो, सोच के देखो कि क्या फंडामेंटल राइट को लगा के आओगे क्या? जवाब है नहीं, तो ये तो हट गया। लीगल राइट नहीं है, अगर कोई ये बोले तो इसको लगा के आ सकते हो क्या? नाइदर लिखा है, नाइदर फंडामेंटल राइट, ये तो सही है, नॉर लीगल राइट। सोच के देखो, गए ऑप्शन। हाँ, अब देखो आप कहां पे फंसोगे, मैं आपको बताता हूं। लीगल राइट है, हाँ है, अवेलेबल है टू सिटीजन्स ओनली। अब यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं कि नॉन सिटीजन, एनआरआई, इनका क्या लॉजिक रहता है। देखो वैसे तो हमने इसको पढ़ा हुआ है, बट मैं मान के चलता हूं कि भूल गए, है ना, बहुत आसान सी बात है भूलना, फितरत है हमारी। तो एक बार ये सोच के देखो कि क्या हमारे यहाँ पे बिजनेस चलता है कि जो बाहर के एनआरआईज हैं वो हमारे देश में आके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इनके लिए बहुत बड़ी। तो क्या यहाँ पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर उनको आप एक लीगल राइट नहीं दोगे तो क्या वो ये चीज कर रहे होते क्या? एक बार सोच के देखो, थॉट तो दो एक बार। तो अगर आप लॉजिक से काम करते हो ना तो हर चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो यहां पे आर्टिकल 300A जो है वो ये बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी प्रॉपर्टी से अनलेस इट इज अथोराइज्ड बाय लॉ। क्योंकि उस लॉ के बाद तो आप किसी को कुछ भी कर सकते हो, लॉ के बाद तो आप किसी की जान भी ले सकते हो, कैपिटल पनिशमेंट। बस इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमने इस टॉपिक को कहां पे पढ़ा है? अगेन हमने 9th स्केड्यूल पढ़ते हुए पढ़ा था, याद करो, हमने राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ा था, हमने पढ़ा था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के आने के पहले क्या था, वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ, हमने 300A को इंसर्ट किया, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, राइट। हमने करंट सिचुएशन देखी थी कि यहां पे जो अग्रीव्ड पर्सन है इट कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट नाउ, अगर उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं तो। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं ना। हम ये बात भी जानते हैं कि क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? हाँ है। लीगल राइट है? हाँ है। सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को है अवेलेबल? जवाब है हाँ है। और यही तो मजे की बात है। देखो, जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेता है ना, यूपीएससी उसको भी हल्के में नहीं लेती है। प्रीलिम्स 2005 के इस क्वेश्चन को देखो, वो आपसे पहले पूछ चुके हैं, वो आपसे कोई नई चीजें नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे चीजों को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। उन्होंने प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आर्टिकल 301 राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है क्या? बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि कौन सा आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता है, बच्चा बच्चा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है मगर फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है कि फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 9th स्केड्यूल पढ़ा हुआ है। तो उससे वो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा?
सोच के देखो, अगर आपने ये दोनों पॉइंट को भी सॉल्व कर लिया होता, ठीक है, तो आप 50% आंसर पे अपने पहुंच चुके हो। अब वो ये देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है कि 300A जो आर्टिकल है ये इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां पे उन्होंने आप लोगों के साथ खेल लिया, ठीक है, कि कौन सी गवर्नमेंट के अंतर्गत इस चीज को यहां पे इंसर्ट किया गया। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पता करें, कि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी रट लिया, आर्टिकल भी रट लिया, फंडामेंटल राइट है नहीं है ये भी रट लिया, ये पार्टी का क्या चक्कर है, ये तो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। समझो चीज को, आपको यहां पे पकड़ होनी चाहिए 5 ईयर प्लान की। आप लोग बहुत बार पूछते हो ना अलग अलग लोगों से, मुझसे कई बार पूछा है आप लोगों ने, कई लोगों से पूछा होगा 5 ईयर प्लान क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है 5 ईयर प्लान की। मुझे नहीं मतलब कि इंदिरा गांधी कौन से एरा में प्रधानमंत्री थी, मेरे को क्या मतलब है इन सब चीज़ों से। यहां पे वो नॉलेज आती है काम, ठीक है। 5 ईयर प्लान अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे इस क्वेश्चन को गलत नहीं करवा सकती थी। भले ही छोटे से में पढ़ो, मगर एटलीस्ट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी सरकारें कब आ रही थी और कब जा रही थी। अगर आपको यही नहीं पता कि जनता पार्टी कब आ रही है ना, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट कब आ रही है, जनता पार्टी किसकी है, कैसे ये ट्रांजिशन हमारी पॉलिटिक्स में हुआ इन जनरल, तो आपको इस चीज को कवर अप करना चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2021 का। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही एक सीरियस एस्पिरेंट की जो नज़र है वो दो चीज़ों पे पड़ती है। पहली तो है भारत रत्न और पद्म अवार्ड, और दूसरी है आर्टिकल 18। अब जो एक सीरियस एस्पिरेंट है जिसने फंडामेंटल राइट को सीरियसली पढ़ा है, वो ये बात जानता है कि आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। वो ये बात जानता है कि आर्टिकल 18 उन टाइटल्स की बात करता है जैसे महाराजा धीराज, जैसे महामहिम, महाराजा, इस तरीके के टाइटल्स आप लोग यूज़ नहीं करोगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारी स्टेट ने किसी को महाराजा धीराज का टाइटल दिया हो, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि दे ही नहीं सकते, बैन है। मगर आपने ज़रूर सुना होगा पद्मश्री अवॉर्डी, भारत रत्न अवॉर्डी, ये सारे अवार्ड्स आप लोग सुनते रहते हो, राइट। इनफैक्ट भारत रत्न तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये बात भी आप लोग जानते हो। तो मुझे सोच के बताओ कि आर्टिकल 18 जो बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में, क्या उस टाइटल के अंतर्गत ये भारत रत्न और पद्मश्री आते हैं क्या? नहीं, ये तो महाराजा धीराज वाला आर्टिकल है, और ये तो यूज करे जा सकते हैं भारत रत्न पद्म अवार्ड। तो क्या मैं इस ऑप्शन को ये बता सकता हूं कि गलत बोल रहा है? ठीक है, अगला देखते हैं। ये बोल रहा है पद्म अवार्ड जो है दे वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ये एंड वर सस्पेंडेड ओनली वंस। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाया जा सकता। बी वेरी ट्रू टू आवर सेल्फ। ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इन स्टेटमेंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। और मैं ये इन जनरल बात बोल रहा हूं, हो सकता है आप में से 5-10 बच्चों को ये चीज आती हो, मैं तो इन जनरल बात बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीजें यूपीएससी नहीं पूछता है और ऐसी चीजें हम पढ़ते भी नहीं हैं। सोच के देखो कितने सारे अवार्ड्स होते हैं, कितनी सारी ट्रॉफीज होती हैं, हम इन सब अवार्ड्स के बारे में, हाँ ये बात मैं जानता हूं कि ये मेजर अवार्ड्स हैं, इनके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए, मगर ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों को नहीं पढ़ते। जो यूपीएससी का एक सीरियस एस्पिरेंट है वो बात जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करें? अब यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे कि मैं आपको हर बार प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि देखो यार साम दाम दंड भेद, क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए, नंबर मिलने चाहिए, नॉलेज क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी समझ बूझ से आपने सॉल्व किया। अब आते हैं हम हमारे दूसरे मेथोडोलॉजी पे,
जो हम लगाते हैं जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई एलिमिनेशन मेथड, कोई ट्रिक जो यूपीएससी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिखा के गया है वो काम कर रही है क्या। देखने की अगर कोशिश करें, यहाँ पे बात कर रही है पद्म अवार्ड के बारे में और यहाँ पे बात चल रही है ईयर के बारे में। इन जनरल हमने देखा है कि जब भी ईयर की बात होती है, जब भी कोई नंबर की बात होती है, जैसे कोई डिस्टेंस दे दिया यूपीएससी ने, जैसे एक क्वेश्चन था IRNSS का, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का, कि वो 5500 किलोमीटर तक देख सकती है नेविक का, है ना। जब भी कोई ऐसे डिस्टेंस की बात होती है, ये सारे ऑप्शंस गलत होते हैं, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस लॉजिक से चलूं आगे फर्स्ट ऑप्शन को हटाने के बाद में, क्योंकि देखो यहां पे अभी भी ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये तो मैंने निकाल लिया, मतलब अब आंसर ये या ये हो सकता है, मगर अभी भी 3 ऑप्शन में मैं फंसा हुआ हूं। तो अगर मैं इस लॉजिक से काम करता जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सट्रीम वर्ड्स जो होते हैं, जो नंबर, जो डिस्टेंस, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ईयर जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के नाम होते हैं, ये जनरली यूपीएससी गलत देता है। अगर यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन का नाम होता तो जनरली मैं बता रहा हूँ वो गलत होता है। तो यहाँ पे पद्मा अवार्ड का ईयर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूटेड, सस्पेंड ओनली वंस, इन दोनों ऑप्शन को इस तरीके से और इस लॉजिक से या इस ट्रिक से मुझे बोलना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ बहुत वेग है, बट ये यहाँ पे भी काम कर रही है, ठीक है। और इस तरीके से इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1 2 3। अब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपने एक बार ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आप इसकी पीएचडी करने बैठ जाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली यूपीएससी पूछता है, हार्डली पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो छोड़ने वाले रहते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर मत करो, इसी तरीके से जैसे हमने अभी इसको पढ़ा है इसी तरीके से आप इसको पढ़ के जाओ। क्वेश्चन बनता है वेरी वेल, नहीं बनता है कोई बात नहीं। अब आता हूं मैं इसके दूसरे फेज पे कि इस चीज़ की तैयारी करी कैसे जाती है। तो देखो दोस्तों, हमने जब फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था तो हमने आर्टिकल 18 को पढ़ा था। आर्टिकल 18 को भी मैंने कोशिश की थी कि आपको मैं इसी तरीके से पढ़ाऊं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली इन इमेजेस को याद रख के ही बन जाएं, आपको ये शब्द या आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। यहीं पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके के जो टाइटल हैं वो बैंड है और किस तरीके के जो टाइटल हैं वो दिए जा सकते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि इन टाइटल्स को कौन दे सकता है, ये किस पे अप्लाई होते हैं और कैसे ये प्रोहिबिटेड है और किन लोगों पे, ठीक है। तो आर्टिकल 18 वाली जो बात है वो तो हमने यहाँ से पढ़ी है, मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप रिवाइज करो। और आखिरी में दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे पॉलिटी मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है अबाउट द पद्मा अवार्ड, जैसे कि इसमें इंटरप्शंस आए थे इन ईयर्स में और इसे इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। पद्म अवार्ड 3 तरीके के होते हैं अलग अलग वर्ग के। इसमें 5 ईयर कूल ऑफ पीरियड होता है, मतलब कि एक अवार्ड मिल गया, दूसरे हायर अवार्ड में 5 साल रुकना पड़ेगा। इसे प्रेजेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट और साथ ही आप अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसी चीज़ें याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। बीइंग प्रैक्टिकल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, चीज़ें पढ़ के सुनाना, बताना, क्वेश्चन के आंसर बड़े ही आसानी से टिक करवा देना, ये बहुत ही आसान काम है। मगर आपको सही सलाह देना जो कि आपको एक्चुअल में समझ में आए कि मुझे किस चीज़ पे पकड़ बनानी है, वरना फालतू में अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि आर्टिकल 18 तो आना ही चाहिए, या मैं कहूँ सारे फंडामेंटल राइट तो आने ही चाहिए, उसमें आप अपना समय गंवा दोगे। तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं आपको बस ये सही सलाह दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम फ्यूचर में इसके आगे के क्वेश्चन से डील करेंगे। हम सारे ही लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट कवर करने वाले हैं। बट क्योंकि मैं एक लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना चाहता ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।